बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इलेक्शंस हारने के बाद आज इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की, वो आज लाहौर में जमा हुई शहबाज शरीफ साहब के घर में, और उन्होंने वहाँ पर एक बैठक की। बैठक करने के बाद कुछ फ़ैसले किए। वो फ़ैसले साद रफ़ीक के ज़रिए सामने आए। जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो वीडियो क्लिप्स में दिखाने जा रहा हूँ, इसको आप साद रफ़ीक साहब की ज़बान मत समझिएगा, इसको आप हुकूमत की ज़बान समझिएगा, क्योंकि वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और हुकूमत के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल की, वो ज़बान जो कल जावेद लतीफ़ साहब भी इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि हुकूमत को लगता यह है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है। हमें कहा कि कीमतें बढ़ाओ और मुश्किल फ़ैसले करो, हमसे मुश्किल फ़ैसले करा के और हमें इलेक्शन में धकेल के और हाथ खींच लिया है, और हमें जो है वो डूबने दिया है, डूबने के लिए छोड़ दिया है, और हमारा हाथ नहीं पकड़ा। ये वाज़े तौर पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातों से ये शिकवा इस्टेब्लिशमेंट के लिए नज़र आता है। और न्यूट्रल होने का बड़ा शिकवा कि इस इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हुई, ये शिकवा मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ रहनुमा करते नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स रखता हूँ आज, और जो साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या माइंडसेट है, ये क्या करना चाह रहे हैं, किससे शिकवा कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी बातें इनकी सही हैं, कौन सी बातें इनकी गलत हैं। लेकिन सबसे अनोखी जो मंतिक परसों से दी जा रही है, और ये जर्नलिस्टों ने देना शुरू की, पहले कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ये मंतिक देना शुरू की, उसके बाद ये मंतिक जो है वो नून लीग ने भी अपना ली। मंतिक ये है कि जी हम तो 5 सीटें जीतते हैं, वो जो 20 सीटें हमारी थी ही नहीं उसमें से 5 हम जीत गए हैं, तो हमारा नुकसान तो कोई नहीं हुआ, हमारा तो फ़ायदा हुआ है। ये इतनी सादा बात नहीं है। बात यह है कि पंजाब, पहले चले सुन लें, मैं अपना तबसरा से बात करता हूँ। पहले साद रफ़ीक साहब का ये 36 सेकंड का वीडियो क्लिप सुन लें कि जिसमें वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये उनका दावा नहीं है, ये इजलास में फैसला हुआ कि ये नैरेटिव लेना है। सुनिए ज़रा क्या कहा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है, क्योंकि ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं, और ये फतह हमें हासिल हुई है। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं, और कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा। अब ये बड़ी मासूमियत के साथ ये दलील दी गई है साद रफ़ीक साहब और बाकी लोगों की तरफ से कि भाई हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो 5 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं, हमारे पास तो पहले 20 सीटें ये थी ही नहीं हमारी, और वो कहते हैं कि ये तो तहरीक इंसाफ की सीटें थी, हमें मिल गई इसमें से 5। ये बात ऐसे नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसमें से 11 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की थी, ये सारी की सारी PTI की नहीं थी। अगर आपकी 5 बड़ी हैं तो फिर PTI की भी 6 बड़ी हैं। PTI की इसमें से 9 सीटें थी अपनी, बाकी आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें थीं। जब वो जीते थे तो आज़ाद जीते थे, तो अगर आपकी 5 बड़ी हैं तो फिर PTI की 6 बड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने काउंट करना है इसी अंदाज में कि जी वो तो आज़ाद उम्मीदवार थे और फिर PTI थी और हमारा तो वोट बैंक का कोई मसला नहीं हुआ, तो भाई आज़ाद उम्मीदवारों ने जहां 45,000 वोट लिया, वहां आपके उम्मीदवार ने भी 2018 में 42,000 वोट लिया था या 40,000 वोट लिया था, ये मिला के 80,000 वोट बनता है। तो फिर तो अब आपको 80,000 वोट लेना चाहिए, यहाँ 25,000 वोटों के से ऐसे हार रहे हैं। तो इस क्या ये मकबूलियत और अदम मकबूलियत को जानने का पैमाना नहीं है? तो ये बड़ी कमज़ोर दलील है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। भाई पंजाब हुकूमत चली गई आपके हाथ से, ये पंजाब हुकूमत को लेने की जंग थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो अपने हलकों में वोटर्स से कहते रहे कि मुँह मंगो की मंग दे हो, साढ़े वास्ते इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है, मुँह मंगो की मंग दो। मैंने खुद सुना, उम्मीद मैं नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जब कैंपेन के दौरान था, मुझे कॉर्नर मीटिंग्स में शरीक रहने का या शामिल होने का इत्तफाक हुआ, इंटरव्यू के सिलसिले में, और इंतज़ार करना पड़ता था। तो कई उम्मीदवारों को मैंने ये कहते सुना कि मुँह मंगो की मंग दे हो। तो ये आपके लिए फिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन था? यानी पंजाब आपके हाथ से चला गया, विफाक आपका ख़तरे में पड़ गया, और आप कह रहे हैं हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये धोखा देना बंद कीजिए। ये 25,000 वोटों की लीड इमरान खान के बयानिए की वजह से निकली है। तो ये जो आप अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं, बाकियों को तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत है। दूसरा, वो कहते हैं इमरान खान साहब को और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई आपको बड़ा शौक़ था। इमरान खान अब कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है,
सीटें 15 जीतने के बाद भी कह रहे हैं धांधली हुई है। तो आपने देख लिया है कि आप गैर जानिबदार रह के और जो है वो क्या नुकसान होता है या क्या होता है, इनको तो फिर भी चैन नहीं आया। तो क्या पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दिया है साद रफ़ीक साहब ने, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद ने? ज़रा ये भी सुन लीजिए। जब नताइज आ गए तो कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इस्तीफ़ा दे दे और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। ये उन सब के लिए पैगाम है, उन सब के लिए ये पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाज़ें नहीं कसे जाएंगी, आवाज़ें कसे जाएंगे, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है पीटीआई वालों का। तो ये साद रफ़ीक साहब फरमा रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ अंदाज में शिकवा ये किया जा रहा है कि भाई आप न्यूट्रल क्यों रहे, गैर जानिबदार क्यों रहे, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, आप हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए, और आपको गैर जानिबदार रहकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इल्ज़ाम आपके ऊपर फिर भी लग रहा है कि धांधली हुई है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा, इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत के ऊपर लगा है कि उन्होंने धांधली की है। और ये कल तक तो इमरान खान लगा रहे थे, आज एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी लगा दिया, वो मैं आगे जाके आपको सुनवाता हूँ। अच्छा, अब आगे आ जाएँ। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश नहीं की, और जावेद लतीफ़ साहब ने जो कल गुफ्तगू फरमाई थी कि जी हमें जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया, हमें मुश्किल फ़ैसले करा दिए गए और हमें जो है वो इलेक्शन में धकेल दिया गया, फिर हमें मदद नहीं की गई, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं, दबाव जो है वो अदलिया के ऊपर भी बढ़ाया जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ाया जा रहा है। अब ये कहा गया कि जी अदालतें जो हैं वो जानिबदार होती हैं, हम जब थे तो हमारे वक्त में इन्होंने अदालतें सोई रहीं, जब हमें जेलों में डाला जा रहा था सोई रहीं, कह रहे हैं। हालांकि सारा रिलीफ अदालतों से मिला है। एहसन इकबाल को अदालतों से रिलीफ मिला, शाहिद खकान अब्बासी को मिला, खुद साद रफ़ीक को अदालत से रिलीफ मिला, खुद इनके भाई को अदालत से रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, राना सनाउल्लाह को लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिली और इंसदाद मुनशियात की अदालत से भी मिली, फिर जो जावेद लतीफ़ साहब को रिलीफ मिला, हमज़ा को मिला, मरियम को मिला, कितने लोगों को कोई रह गया जिसको रिलीफ ना मिला हो अदालत से? इसके बावजूद तो कह रहे हैं कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था तो अदालतें सोई हुई थी, और बाद में ये रिटायर होने के बाद कहते हैं कि जी माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, तो पहले ही गंदा काम ना करो, ये अदालतों को कह रहे हैं। भाई वो कयूम साहब की जो के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो ज़रा ज़हन में रखिएगा, जस्टिस कयूम के साथ। और लाहौर हाई कोर्ट के जितना रिलीफ इनको मिला है शायद ही दुनिया की किसी अदालत से किसी को मिला हो इतना बड़ा, इसके बावजूद शिकवा कर रहे हैं। ज़रा सुनिए साद रफ़ीक साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं अदालत के बारे में। माजरत चाहता हूँ, उस वक्त निज़ाम अदल सोया हुआ था, उस वक्त अदालतें सोई भी थीं, हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते थे। जब रिटायर हो जाते हैं फिर माजरत करते हैं प्राइवेट मजलिसों में आके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और अगर कोई इसका सवाल उठाएगा फिर नाम भी लिए जाएंगे। तो आप उसी वक्त गंदे काम ना करें, उसी वक्त गंदा धंधा ना करें, जमहूरियत को पल्यूट ना करें, आइन पर शब खून ना मारें, आइन से खिलवाड़ ना करें, नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए किसी की भी। तो ये जो साद रफ़ीक साहब फरमा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश है, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा बुनियादी मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं अदालतें रुकावट ना बने, क्योंकि अदालतों ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही थे, ये जो प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर को चेंज किया जा रहा था, अब के जी अपनी मर्ज़ी के प्रोसिक्यूटर्स लगा दें, इसको हटा दें, उसको लगा दें, अपने केसेस को मैनेज किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका नोटिस लिया, और फिर नैब के कानून को आपने जो है वो मजाक बना के रख दिया, एसेट की डेफिनेशन तब्दील कर दी, मुलजिम की डेफिनेशन तब्दील कर दी, और न जाने क्या क्या आपने मजाक किया उसके साथ। और आप कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट अदालतें इसको चेंज ना करें, इसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि जो हमारा हक है। आपको याद हुआ कैसी कैसी कानून साजी की गई, एक नाअहल शख्स पार्टी का सदर रह सकता है, ये कानून में तब्दीली कर ली गई जो पिछली हुकूमत थी, ठीक है। अब जो है वो ये मुलजमान को वापस लाकर और हुकूमतें देने का प्लान बनाया जा रहा है, दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। तो अदालत मुदाखलत ना करे। साद रफ़ीक साहब जो हैं वो अदालत को दबाव में ला रहे हैं कि जी अदालत का एहतराम होना चाहिए। ज़रा ये भी सुन लें उन्होंने क्या फरमाया है। हम बावाज़े बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और उस पर खामोश भी नहीं रहा जाएगा। ये नहीं हो सकता
कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर पार्लियामेंट कोई काम करे उसको अंडन किया जाए। ये अफसोसनाक है। इसकी पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम और 73 के आइन में गुंजाइश नहीं है। तो इसका मकसद मैंने आपको बता दिया, जो कुछ कहा जा रहा है उसका क्या मकसद है। आगे मैं एक और आपको क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। अब जो इसका लुबे लुबाब था, आज का बुनियादी जो अनाउंसमेंट थी आज के इस इजलास के बाद, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, उसके बाद जो बुनियादी अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये अनाउंसमेंट क्या है, ये ज़रा सुन लें। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। इस सिलसिले में इबाहम फैलाने से और शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। अच्छा, अब जा कहीं नहीं रहे, मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? आपके पास पंजाब नहीं रहेगा, बाकी सूबे आपके पास रहेंगे नहीं। आप हुकूमत कहते हैं कि नहीं छोड़ के जाएंगे, और हुकूमत चाहती है कि जी जो करना है इमरान खान ने करें। वो चाहते हैं कि इमरान खान गलती करें या इमरान खान पंजाब जो है वो छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दें, हम छोड़ कर नहीं जाएंगे, इमरान खान के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। ये कब तक चलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अर्सा ये चल सकता है, क्योंकि मईशत संभल नहीं रही। आज आपको पता है डॉलर 224 रुपये का हो गया, डॉलर 224 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट्स गिर गई। आप समझ रहे हैं मजाक हो रहा है? मुल्क पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा मुल्क बन गया है जिसके दिवालिया होने का ख़तरा है। आप अभी तक मजाक समझ रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। भाई इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो भी आप भी आते हैं, आप भी 5 साल के लिए हुकूमत करें। कोई हुकूमत जब तक ऐसी नहीं आती जिसके 6 महीने, यानी इस वक्त तो जाहिर है किसी का एतमाद नहीं है ना, पता ही नहीं है कि अगले 2 महीने में क्या पॉलिसी होगी। तो ऐसी हुकूमत जिसको ये डरना होगा हमने 6 महीने बाद चले जाएंगे, उसको पता है 5 साल के लिए, वो आगे मुश्किल फैसले करे तो उस पर एतमाद होगा। ये मुल्क के साथ मजाक जो है ये बंद होना चाहिए। ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जितना डिले कर रहे हैं उतना आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता ये नुकसान कहीं नाकाबिल तलाफ़ी ना हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको आखिर में ज़रा सुनवाना चाहता हूँ वो जो कहा गया कि इमरान खान ने 15 सीटें जीत ली, फिर भी कह रहा है धांधली हुई है। इमरान खान फिर भी कह रहा है चीफ इलेक्शन कमीशनर रिज़ाइन करें। ये क्यों धांधली का शोर मचा रहे हैं, और ये क्यों सारा दिन कहते रहे कि धांधली हुई है और अदालतें लगें? तो भाई आज तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था हल्का 273 जहाँ से नून लीग जीती है, सित्तान रज़ा बुखारी, वहाँ पर यासिर अरफात जतोई हारे हैं। वहाँ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि मुझे मारपीट की गई, और वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मारपीट करके मुझसे वोट छीनने और वोट भुगताने की कोशिश की गई, जब मैंने नहीं किया मुझे मारा पीटा गया। वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुन लें उनकी बात भी। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 पे ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये PP 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना कुछ नून लीग के लोग, जिसमें यासिर रसूल और फैज रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्होंने बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई, और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोका कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के खिलाफ, इनके खिलाफ शदीद सख्त कार्रवाई। अच्छा, एक तो अब आप ये देखें कि ये हुआ, फिर आप कहते हैं कि जी इमरान खान गलत कह रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है। दूसरा ये कि आज वोटों की गिनती होनी थी, 49 वोटों से हारे हैं या हराया गया है कर्नल शबीर रवान को, और शबीर रवान साहब ने दरख्वास्त की है रिकाउंटिंग की, तो वहाँ पर कहा गया कि रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, और आज रिकाउंटिंग नहीं हुई। तो आप अगर सच्चे हैं तो डर किस बात से रहे हैं, क्यों नहीं रिकाउंटिंग होने देते? तो ये अभी भी कहा जा रहा है कि जी हमने तो कोई ज़्यादती नहीं की। दूसरा बड़ा अफसोस हुआ कि अब बौखलाहट का शिकार हो गई है हुकूमत, और आज जो ज़बान इमरान खान की ज़ाती
ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इस्तेमाल की है। मेरा ख्याल है सियासत को इससे दूर रहना चाहिए, वरना सोशल मीडिया पर लोग मरियम साहबा की नौजवानी और उसके बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहते, वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं किसी के बारे में, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहता। इमरान खान के ऊपर कि जी आपको तो अपनी औलाद का काउंट पता नहीं है कि आपके बच्चे कितने हैं, आपने अपने बच्चों में धांधली की है, इस तरह की घटिया और थर्ड क्लास ज़बान जो है वो मरियम औरंगज़ेब इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, सियासत को इस लो पर नहीं गिरना चाहिए, वरना यहाँ पर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, किस किस पर नहीं लगे। ज़रदारी साहब पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। फिर जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, और इससे भी घटिया चीज़ें जो हैं वो इल्ज़ामात की हद तक मौजूद हैं, जो जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है इस हद तक नहीं गिरना चाहिए सियासत में। सियासत को सियासत पे रहने दें, हलकों को देखें कि कहाँ पर किसका कौन स्ट्रॉन्ग था, कहाँ पर कौन वीक था, आपकी क्या कल आप कहेंगे हमारी कमियाँ रह गई हैं, जो गलतियाँ हमसे हुई हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आज आप भोंडे और घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो आप स्कोर को, यानी हलकों की हार के स्कोर को ऐसे सेटल ना करें। जो आप इलेक्शन हारे हैं उसको इलेक्शन की ज़बान में गुफ्तगू करें। इलेक्शन हार के उसके स्कोर को इमरान खान की औलाद की तादाद से जो है वो सेटल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। वैसे भी ये बयानिया आज तक बन नहीं पाया उनके ख़िलाफ़। वो अगर बन पाया था किसी ज़माने में, आपने उनको यहूदी साबित करने की कोशिश की थी, तो वो पुरानी बात हो गई। उसका नुकसान आपने उनको जो पहुंचाना था वो बहुत पहले पहुंचा लिया। अब ये पुरानी बातें नहीं चल रही। अब ये आपका तोशाखाना वाला बयानिया नहीं चला, आपका ये फराह गोगी वाला बयानिया इमरान खान के ऊपर, फराह गोगी ने किया, उसको पकड़ें, सज़ा दें। आपके पास रेड वारंट है, लेकर आएँ, उसको सब कुछ करें। लेकिन अगर आप उसको इमरान खान के साथ जोड़ के करेंगे कि उनकी फ्रंटमैन थी, ये वुमेन थी, तो मेरा ख्याल है ये आप नहीं कर सकते और नहीं होगा। तो इसलिए ये वक्त का ज़िया नहीं करना चाहिए। बात लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।